अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तनम महराज स्कॉस्ट कश्मीर के कृषि रेडियो 89.6 एफएम से और हमारी ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल सन ज़राअत से आपका ख़ैर मक़दम करती हूँ। हमारे आज के शुमारे का मौजू है माइक्रोप्लास्टिक्स और इस मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर अदनान अमीन जो कि एक्वाटिक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर है फैकल्टी ऑफ फिशरीज में। वो हमारे साथ आज जुड़े हैं इस मौजू पे बात करने के लिए। तो डॉक्टर अदनान अमीन सर, मैं आपका खैर मकदम करती हूँ आज के शुमारे में और बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे साथ यहाँ आए इस मौजू पे बात करने के लिए। शुक्रिया। पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन कॉस्ट के शालीमार ने। उनकी वजह से मुझे ये मौका मिला है क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मौजू है माइक्रोप्लास्टिक का। थैंक यू, थैंक यू। तो जैसा कि आपने बताया ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मौजू है हमारा। तो आप प्लीज़ हमारे नाज़रीन को बता सकते हैं कि क्या है ये माइक्रोप्लास्टिक्स और कहाँ से आते हैं ये माइक्रोप्लास्टिक्स? माइक्रोप्लास्टिक्स जो मैक्रोप्लास्टिक है या प्लास्टिक है वो बड़ा पार्टिकल है। माइक्रोप्लास्टिक छोटा पार्टिकल है। अब मैं सिंपल जबान में आपको ये बता दूं, माइक्रोप्लास्टिक वो प्लास्टिक पार्टिकल है जिसका साइज 5 mm से नीचे नीचे है। जी। उसी के हिसाब से बहुत सारी कैटेगराइजेशन है, सोर्स से कैटेगराइजेशन है। उसके अलावा जितना साइज नीचे नीचे होता जाएगा वो नैनो प्लास्टिक बनेगा, फिर सब नैनो प्लास्टिक बनेगा। तो ये वही है, ये हायर प्लास्टिक फॉर्म का छोटा वाला साइज का पार्टिकल है। अब ये कैसे आता है? आता तो ये ह्यूमन बेस्ड सोर्सेज से ही है ना, लैंड बेस्ड सोर्स से। हम जो प्लास्टिक यूज करते हैं उस प्लास्टिक को डिस्पोज ऑफ करते हैं, ठीक है। अब 50 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले जो प्लास्टिक हमने कहीं एनवायरनमेंट में फेंका, चाहे वो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट हो या एक्वेटिक एनवायरनमेंट हो, तो अल्टीमेटली वो ब्रेक डाउन होता है। चाहे वेदरिंग हो गई, एजिंग हो गई, कोई भी प्रोसेस से वो छोटे पार्टिकल्स में बन जाता है। तो अल्टीमेटली ये माइक्रोप्लास्टिक के फॉर्म में हमारे एनवायरनमेंट में पहुंच जाता है। जी, तो जैसा कि आपने बताया अभी छोटे-छोटे टुकड़े हर जगह मौजूद है, ये पानी में हो, ये ज़मीन में हो, तो इसका मतलब ये इंसानों में, ये मछलियों में, बाकी जानदार चीज़ें जो यहाँ पे हैं, उनमें भी चली जाती हैं। तो क्या ये सच है? और अगर है, तो उन पे क्या फिर इनके असरात होते हैं? देखिए, जो माइक्रोप्लास्टिक की रिसर्च है, पिछले 10 साल में इस पे बहुत काम हुआ है ग्लोबली, ठीक है। और माइक्रोप्लास्टिक जो है वो हर एक ऑलमोस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया गया है। इवन एक स्टडी ऐसी है कि न्यूबॉर्न बेबी से लेके आपके ब्लड तक, ह्यूमन ब्लड में माइक्रोप्लास्टिक के पार्टिकल्स पाए गए। नाउ पार्टिकल्स की बात है तो इसमें पर्टिकुलर पॉलीमर्स है, चाहे पॉलीएथिलीन है, चाहे पीवीसी है, चाहे आप पॉलीस्टाइरीन है, बहुत पॉलीअमाइड्स हैं, बहुत सारे पॉलीमर से हमें पता चलता है कि ये जी प्लास्टिक पार्टिकल्स है। तो ये एक्वेटिक एनवायरनमेंट में हम फाइटोप्लैंक्टन की बात करें, जूप्लैंक्टन की, वो ऑटोट्रॉप्स हैं, जी। ठीक है, वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है। तो वो एक बेस बनाते हैं हमारे ट्रॉपिक लेवल का। आप ये पकड़ के चलिए, जब वो वहां पे भी पहुंचे हैं तो कहीं ना कहीं वो आगे ऊपर ट्रॉपिक लेवल पे इफेक्ट तो करेंगे ही। फिर आ गया हमारा कार्निवोर, आपकी मछलियां हैं, फिर शेलफिशेस हैं, ऑलमोस्ट ऑल फार्म में आपको माइक्रोप्लास्टिक पाए जाते हैं। तो ऑब्वियसली इनका इफेक्ट तो होगा ही ना, क्योंकि अब जो स्टडीज हैं वो पर्टिकुलरली इफेक्ट ऑफ माइक्रोप्लास्टिक पे काम हो रहा है। पहले माइक्रोप्लास्टिक की प्रोफाइलिंग पे काम होता था, वेदर माइक्रोप्लास्टिक इस पर्टिकुलर इकोसिस्टम में अवेलेबल है या नहीं है। अब टॉक्सिकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस पे स्टडीज हो रही हैं। और बहुत जगह पे मछलियों में जो उनने इन विट्रो लैब में स्टडीज की हैं उससे ये पाया गया है कि हाँ, इसका तो क्रोनिक इफेक्ट है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में, इसका टॉक्सिक इफेक्ट भी है मछलियों पे। जी तो सर। ह्यूमन स्टडीज में अभी थोड़ा थोड़ा धीरे करके वो ऑब्वियसली वो डेवलप हो जाएगा, क्योंकि ह्यूमन लाइफ की वैल्यू तो बहुत ज़्यादा है कंपेयर जी टू सर। अगर हम एक्वेटिक एनवायरनमेंट या किसी लिविंग फार्म से। तो वो ऑटोमेटिकली वो एरिया जो है वो डेवलप हो रहा है, और डेफिनेटली इसके पॉसिबल इफेक्ट्स होंगे ही होंगे। तो सर जो हमारी कश्मीर में जो भी वाटर बॉडीज़ है, जैसे हमारा डल हो गया, निगीन हो गया, क्या ये माइक्रोप्लास्टिक्स उनमें भी हमें मिलते हैं? मैं एक बड़ी ये अच्छी बात बोलूँगा यहाँ पे। हम जो स्कॉश कश्मीर है ये डल लेक के बैंक पे है जी ना। सर। आप यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर भी देखो, वो भी एक साइड डल लेक के जी बैंक पे सर। है। तो मोस्ट ऑफ द सिटी जो है वो इर्द गिर्द, श्रीनगर की सिटी जो है वो डल लेक के इर्द गिर्द है।
आप भी यहीं के हो, आपको खुद पता है कि डल लेक के हालात कैसे हैं, ठीक है। प्लास्टिक जो बिगर फार्म ऑफ प्लास्टिक, वो तो दिन ब दिन आपको लगेंगे वो तैर रहे हैं। हमारी स्टडीज हुई हैं, हमारे डिपार्टमेंट ने इस पे मैं ये नहीं बताऊंगा बहुत ज्यादा काम किया है, बट वी आर ऑन दैट ट्रैक कि हमने इस पे थोड़ा काम बेसिक से लेके ऊपर तक हम काम कर रहे हैं। तो रिसेंटली हमारी एक स्टडी थी हमारे एक बच्चे की, उसने काम किया है डल लेक पे। और डल लेक पे माइक्रोप्लास्टिक का वाटर्स में और हमारी मछली में देखना था। तो हमने 3 स्पीशीज मछली की चूज की थी, जो कशरगार्ड जिसको बोलते हैं, साइजोथोरेक्स की स्पीशीज थी, एक एसोसिनस थी, एक नाइगर थी, और कॉमन कार्प जो अवेलेबल है। तो हमारे पास उतने वसाइल नहीं थी क्योंकि ये पहली स्टडी थी उतने, क्योंकि इसके लिए बेसिक इक्विपमेंट वगैरह, सो वो प्रोजेक्ट्स वगैरह का काम चल रहा है, तो होपफुली विल ग्रैब दोस थिंग। तो हुआ क्या कि हमने गट में देखा तो माइक्रोप्लास्टिक का नंबर मुझे लगता है कुछ 22 से लेके 25 तक पार्टिकल्स, और स्पीशीज नंबर हमने 30-30 इंडिविजुअल्स को पकड़ा था। और वहीं बात अगर आप वाटर की करो, सरफेस वाटर की, मुझे लगता है 100-150 के आसपास हमें पार्टिकल पर लीटर में मिले हैं। तो आप ये इमेजिन करो, हमारी कुछ सैम्पलिंग साइट 5-7 थी, तो ऑटोमेटिकली आप वहां से इमेजिन करो कितना माइक्रोप्लास्टिक अवेलेबल है हमारी एक वाटर बॉडी में। वैसे ही हमने काम किया है, आचार पे भी किया है, नगीन पे भी किया है, वो पब्लिकेशन अभी इन प्रोसेस है। तो उनमें भी ऐसे ही हालात है, बहुत बुरे हालात है। आप अगर देखोगे कुछ स्टडीज इससे पहले भी हैं माइक्रोप्लास्टिक पे, जिनने जहलम पे काम किया है, आचार पे, उनने सिर्फ वाटर्स पे देखा है। तो वहां पे भी उनने कुछ हजार एक वो देखा है, उनने म्यूनिसिपल वेस्ट जहाँ पे डिस्पोज ऑफ होता था, उतने पार्टिकल पर लीटर में इतने पार्टिकल्स थे। तो ऑटोमेटिकली हमारी वाटर बॉडीज का भी हालात जो है वो सही नहीं है माइक्रोप्लास्टिक के जमन में अगर हम देखेंगे। तो ये हर जगह पे अवेलेबल है। अब ये है कि हमें कुछ मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेंगी, वो गवर्नमेंट्स के साथ बैठ के हमारे साइंटिस्ट बैठेंगे, ऑटोमेटिकली एक कोई ना कोई पॉलिसी डॉक्यूमेंट बनेगा। तो उसकी वजह से माइक्रोप्लास्टिक से मैं ये नहीं बताऊंगा कंप्लीट छुटकारा हो सकता है, बट थोड़ा हम रिड्यूस कर सकते हैं, गेज कर सकते हैं। जी सर। तो जैसा कि आपने बताया ये इतना ज़्यादा फैला हुआ है हर जगह, तो क्या गवर्नमेंट जैसे इंडिया की गवर्नमेंट है, कोई ऐसी पॉलिसी उन्होंने निकाली है, कोई ऐसा लॉ है जो आया है इस चीज़ को रोकने के लिए? देखो 2022 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक यूनिफॉर्म बैन लाया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक जो है दैट आर कंप्लीटली बैंड, वो इंडिया में यूज नहीं होते, बट इलीगली कहीं ना कहीं से हमें पता है कि वो आते हैं। हम किसी भी शॉप पे जाएं, वेजिटेबल शॉप पे जाएं, मीट शॉप पे जाएं, वहां हमें सिंगल यूज प्लास्टिक ही दिया जाता है, और हम सब एज ए सिटीजन भी खरीद के लाते जी हैं, सर। वो फेंक भी देते हैं। फिर वो प्लास्टिक तो ऑटोमेटिकली नीचे जाएगा। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स दिए हैं स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ, यूटीज के साथ, कि आप जी इसको पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाओ, ताकि लोगों को ये अवेयरनेस हो जाए कि जो प्लास्टिक पार्टिकल है, ये प्लास्टिक का अल्टरनेटिव कुछ ना कुछ यूज करो, जी। सिंगल यूज प्लास्टिक तो आप बिल्कुल भी यूज ना करो। तो इस पे काम हो रहा है। अब इस पे काम क्या होगा कि अगर मल्टीपल स्टेक होल्डर्स बैठे, इसमें सबसे बड़ा रोल जो है सिटीजन्स का है, जी सर। ठीक है। उसके बाद आपका पॉलिसी मेकर्स हैं जो जी गवर्नमेंट्स में हैं। फिर आगे आपके साइंटिस्ट कम्युनिटी जो है वो उनको एक लाइव इनपुट दे सकती है, इसके क्या इफेक्ट्स हैं, इस पे थोड़ा बहुत कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है, या माइक्रोप्लास्टिक को हम कैसे रिट्रीव कर सकते हैं, चाहे वाटर बॉडी में है चाहे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में है। तो वो जब सब एक साथ बैठेंगे मल्टीपल स्टेक होल्डर, तभी इसका कोई ना कोई नतीजा निकल सकता है। तो सर जैसा कि आपने बताया कि गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, बट ये एंड पे इंसानों तक है, एक इंडिविजुअल तक है कि वो कैसे खुद को इससे बचाए। तो क्या आप उन तक कोई एक मैसेज देना चाहते हैं कि वो क्या करे जिससे ये सब कम हो जाए? डेफिनेटली, क्योंकि हमें ये चीज, हर एक इंसान को इस चीज का पूरा ख्याल रखना है कि हमारी सराउंडिंग सराउंडिंग जो है वो सेफ रहे आगे की जनरेशन के लिए भी। अब होता क्या है कि हम अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए या छोटे से शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए प्लास्टिक को डे टू डे लाइफ में इतना ज्यादा यूज करते हैं, जिसकी वजह से आगे जनरेशन में प्रॉब्लम होगी। क्योंकि ये जो माइक्रोप्लास्टिक का पार्ट है, ये 100 साल पुराना होगा, ब्रेक डाउन करके इसको 50 साल लगे होंगे, ठीक है। अब एज ए कम्युनिटी लेवल, एज ए ह्यूमन या रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, हमें प्लास्टिक का अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि जहां शॉप वाला प्लास्टिक दे रहा है तो उसको मना करना, नहीं जी हमको प्लास्टिक चाहिए ही नहीं। जी। या तो अपना ही कोई इसको क्या बोले, जूट का ठेला ले लो या कुछ भी है, उसके अल्टरनेटिव जब तक ना हम वो अपने हिसाब अपने लेवल पे करें,
तब तक ये सक्सेसफुल होगा नहीं, क्योंकि देखो गवर्नमेंट हर चीज़ के लिए अच्छे प्लान्स लाती है। जब तक ना वो ह्यूमन जो सिटीजन्स हैं उसको अडॉप्ट करें, वो दिक्कत हो जाती है। बाकी देखो रिसर्च का पार्ट या जो दूसरा वाला पार्ट है, क्या बोलेंगे हम, इसके क्या असरात है, इसके क्या हो रहे हैं, साइंटिस्ट कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। हर एक लेवल पे हमारी फैकल्टी में, हमारा डिपार्टमेंट है या फैकल्टी लेवल पे भी बहुत काम हो रहे हैं। आप डे टू डे देखो पब्लिकेशंस करते हैं हम, इसका इफेक्ट ऐसा है, चाहे इन टर्म्स ऑफ रिसर्च पेपर है, इन टर्म्स ऑफ रिव्यू पेपर्स है, बुक्स हैं, इसका क्या इफेक्ट है फूड सिक्योरिटी पे, इसका क्या इफेक्ट है मछलियों पे, इसका क्या इफेक्ट है पानी पे, सेडिमेंट्स पे। वो साइंटिस्ट जो है वो कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। अब वो चीज पब्लिक को भी ओन करनी पड़ेगी। तो वो हर एक की इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम प्लास्टिक से छुटकारा, कहीं ना कहीं हमारा पार्ट होना चाहिए, दैट विल गेट आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो शुक्रिया डॉक्टर अदनान अमीन, आप हमारे साथ आज जुड़े और इतने इम्पोर्टेंट मौजू पे आपने हमारे नाजरीन को बताया। तो जैसा कि नाजरीन जो हमसे जुड़े हुए हैं, आप लोगों ने देखा कि अगर इस चीज़ से आपको बचना है, आपको खुद ही इसका इस्तेमाल दिन ब दिन कम करना होगा, तभी इस मुश्किल का जो है कोई इलाज हो सकता है। आज के शुमारे में बस इतना ही नाजरीन। इंशाल्लाह मिलते हैं आपके साथ किसी और शुमारे में, किसी नए मौजू के साथ आपके साथ बात करते हुए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।